दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान। इससे पहले सामाजिक विज्ञान में मैं आपको 6th, 7th, 8th क्लास की एनसीईआरटी से पॉलिटी कंप्लीट करा चुकी हूं। अगर आपने पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी, जो आपका सीटेट पेपर 2 में 60 मार्क्स का एसएसटी से पूछा जाता है। कंटेंट वो एनसीईआरटी से पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कंटेंट से, वो सभी एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो हमने पॉलिटी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया और साथ में वो सभी क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो 3 पोर्शन आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, उसमें ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मधु मलिक और आपका स्वागत है आपके चैनल एम विद मधु पर। तो देखते हैं ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन से चैप्टर हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं आपको ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से। आपको पूरी YouTube पर आप देख लीजिए, आपको इस तरह का वीडियो कहीं नहीं मिलेगा कि आपको चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट समझाया गया हो, जिसमें इसे देखने के बाद आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चैप्टर वाइज सारा आपको कंटेंट कराया जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें एक पॉइंट है पूर्ण चंद्रमा वाली रात। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को बोला जाता है पूर्णिमा। क्या बोला जाता है? पूर्णिमा बोला जाता है। और नए चंद्रमा वाली रात को बोला जाता है अमावस्या। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा और नया चंद्रमा वाली रात को बोला जाता है अमावस्या। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खगोलीय पिंड क्या होता है? वे सारी वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा और सभी वे वस्तुएं जो आसमान में चमकती है, वे कहलाती हैं खगोलीय पिंड। क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है उन्हें तारा कहते हैं। जो भी खगोलीय पिंड है, जितनी भी वस्तुएं रात को आसमान में चमकती है, वे सभी खगोलीय पिंड होते हैं। और जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है उन्हें कहा जाता है तारा। तारा क्या है? तारा वो खगोलीय पिंड है जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। और हम कह सकते हैं कि सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है, इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो सूर्य भी एक तारा है। अर्सा मेजर और बिग बियर ये नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि अर्सा मेजर का भाग है। आपने रात में तारे देखे होंगे आकाश में। आपने ध्यान दिया होगा कि आकाश में आपको 7 तारों से कोई आकृति बनी दिखाई देगी, जिसे हम सप्तऋषि बोलते हैं। तो जो सप्तऋषि है ये अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर और बिग बियर है आपके नक्षत्र मंडल। ध्रुव तारा, ये आपको पता होगा, उत्तर दिशा में निकलता है। ध्रुव तारा निकलता है उत्तर दिशा में। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, उनको प्रकाश मिलता है तारों से, और ऐसे पिंडों को कहा जाता है ग्रह। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को प्रकाश मिलता है सूर्य से, तो पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो ऐसे पिंड कहलाते हैं ग्रह। ध्यान रखना है आपको ये सारी चीजें। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। नए चंद्रमा वाली रात को अमावस्या बोला जाता है। सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उन्हें बोला जाता है खगोलीय पिंड। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है उन्हें तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अर्सा मेजर और बिग बियर ये है नक्षत्र मंडल। सप्तऋषि जो है वो अर्सा मेजर का भाग है। ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में निकलता है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिसमें प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रह।
देखते हैं सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह है। सौरमंडल में जो ग्रहों की कक्षा है वो उसका आकार कैसा है, वो है दीर्घवृत्ताकार। कैसी है? दीर्घवृत्ताकार है। ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो सौरमंडल में ग्रहों की कक्षा है दीर्घवृत्ताकार। कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर हम देखें, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है मरकरी, यानी कि बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। उसके बाद है वीनस, वीनस है मरकरी के बाद में। उसके बाद अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मार्स यानी कि मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद है शनि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न। उसके बाद है अरुण यानी कि यूरेनस, और सबसे आखिर का है नेपच्यून यानी कि वरुण। ये हमारे ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम देखें, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इनकी जो कक्षा है ग्रहों की वो कैसी है? वो है दीर्घवृत्ताकार। अब देखते हैं प्लैनेट जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से मिलकर बना है। प्लैनेट जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये है ग्रीक भाषा का शब्द, और ये मिलकर बना है प्लैनेटाई से। किससे मिलकर बना है? ग्रीक भाषा का शब्द है प्लैनेट, ग्रीक भाषा का शब्द प्लैनेटाई से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब जो चारों ओर घूमता है, जो चारों ओर घूमता है वो होता है परिभ्रमक। और प्लैनेट जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस ये जो तीन ग्रह हैं इनके चारों ओर छल्ले हैं। अब हम देखेंगे ग्रहों का कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में कितना समय लेते हैं, वे अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लेते हैं, और इन ग्रहों के उपग्रहों की संख्या भी जानेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में लेता है 88 दिन। कितने दिन लेता है? 88 दिन लेता है। और ये अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लेता है 59 दिन। 59 डेज अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लेता है, और 88 दिन लेता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में। इसके उपग्रहों की संख्या 0 है, यानी कि इसका एक भी उपग्रह नहीं है। कौन से ग्रह का? बुध ग्रह का। इसके बाद है शुक्र। शुक्र जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 255 दिन लेता है, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन लेता है, और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हमारी पृथ्वी की। पृथ्वी आपको पता होगा 365 दिन में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है एक दिन में। इसका केवल एकमात्र उपग्रह है और वो है चंद्रमा। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है हमारी पृथ्वी का। नेक्स्ट है मंगल। मंगल जो ग्रह है वो 687 दिन लेता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में। एक दिन में ये अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है, और इसके दो उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। दो उपग्रह है मंगल के, फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट है बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। बृहस्पति 11 साल 11 महीने में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 9 घंटे 56 मिनट लेता है, और इसके उपग्रहों की संख्या है 79 इसके उपग्रह है। इसके बाद है शनि। शनि जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 29 साल 5 महीने का समय लेता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है ये 10 घंटे 40 मिनट में। और इसके उपग्रहों की संख्या, अभी तक ज्ञात उपग्रहों की संख्या, इसके सबसे ज्यादा उपग्रह है यानी कि 82 उपग्रह है। इसके बाद अरुण यानी कि यूरेनस, ये 84 साल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, 17 घंटे 14 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, और इसके 27 उपग्रह है। नेक्स्ट है वरुण। ये 164 साल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, 16 घंटे 7 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, और इसके अभी तक ज्ञात उपग्रहों की संख्या है 14।
तो ये टेबल आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टेबल को आपको ध्यान रखना है, 2-3 बार आप इसकी रिवाइज कर लीजिए तो ये आपको याद हो जाएगी। सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा है। अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो वो कौन है? सूर्य। सूर्य सबसे नजदीक तारा है पृथ्वी के। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है सूर्य की पृथ्वी से। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल बोला जाता है सूर्य को। ध्यान रखना है, जो पौराणिक रोमन कहानियां थी उसमें सोल बोला जाता था सूर्य को। अब एक वर्ड है ज्योग्राफी। जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सी? जियो और ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। ध्यान रखना है, जियो और ग्राफिया 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है ज्योग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। अब जियो के साथ हम 3 वर्ड मिलाकर कुछ नए वर्ड्स बनाते हैं और उनके अर्थ को देखेंगे। जियो का मतलब आपको बता चुकी, जियो का मतलब है पृथ्वी। जियोलॉजी, जियोलॉजी, जियो का मतलब पृथ्वी और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो इस प्रकार जियोलॉजी का अर्थ हुआ पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री होता है पृथ्वी का मापन और जियोआइड होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये तीनों वर्ड्स ध्यान रखने हैं। जियोलॉजी होता है पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री होता है पृथ्वी का मापन और जियोआइड होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। सौरमंडल में ग्रहों की कक्षा के बारे में हम देख चुके हैं। ये होते हैं दीर्घवृत्ताकार। कैसे होते हैं? दीर्घवृत्ताकार। शुक्र को बोला जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है शुक्र को, क्योंकि इसका जो आकार और आकृति है वो पृथ्वी के समान है। इसी वजह से इसे बोला जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन भी इसे बोला जाता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में जो अगस्त 2006 को हुई थी, यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए ग्रह अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 और सिरस तथा प्लेटो को बोने ग्रह कहा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की जो बैठक अगस्त में हुई थी उसमें प्लूटो को बोने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया। कब हुई थी ये बैठक? ये हुई थी 2006 अगस्त में। आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री। इन्होंने कहा कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था आर्यभट्ट ने। पृथ्वी जो है वो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसके आकार को बोला जाता है भूआब। ध्यान रखना है, पृथ्वी के आकार को बोला जाता है भूआब, क्योंकि ये ध्रुवों के पास से थोड़ी सी चपटी इसकी आकृति है। भूआब का अर्थ क्या होता है? भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। क्या अर्थ है इसका? पृथ्वी के समान आकार। एक बार रिवाइज करते हैं। शुक्र को बोला जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्योंकि इसका आकार आकृति पृथ्वी के समान है। अगस्त 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक में प्लूटो को बोने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे जो कहते थे कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, इसी कारण इसके आकार को भूआब बोला जाता है। और भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। क्या अर्थ है? पृथ्वी के समान आकार। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश की गति। प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी गति है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड गति है प्रकाश की। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। कब गए थे वे? 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। और कौन थे वे पहले व्यक्ति? नाम आपको ध्यान रखना है, वे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा की हमसे दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। कितनी दूर है चंद्रमा? 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे।
अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं? इनसैट, IRS, एडुसैट। कौन कौन से उपग्रह हैं? इनसैट, IRS और एडुसैट। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में, और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है? क्योंकि जितना समय वो पृथ्वी का चक्कर लगाने में लेता है, उतने ही समय में वो अपना एक चक्कर भी पूरा करता है। यही कारण है कि हम उसके एक ही भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इन पॉइंट्स को आपको। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन पिंडों को बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है वो आप देख सकते हैं, जो आपको ये बेल्ट दिखाई दे रही होगी, ये इस तरह से आप इमेज में देखिए, इस तरह से जो ये बेल्ट आपको दिखाई दे रही है, ये है क्षुद्र ग्रह। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्षुद्र ग्रह मिलते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। ये आपका मंगल ग्रह है और ये है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रहों की कक्षा के बीच जो आपको ये पट्टी दिखाई दे रही है, ये है क्षुद्र ग्रह। क्या है ये क्षुद्र ग्रह है। ये आपका सन है, इसके सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद है शुक्र, फिर है पृथ्वी, इसके बाद ये मंगल ग्रह है और ये है बृहस्पति ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच कक्षाओं में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह है ये ग्रहों के ही पार्ट्स है। बहुत पहले विस्फोट हुआ होगा और ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए होंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के अलावा उल्कापिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा लाखों तारों का समूह है। सौरमंडल इसी का भाग है। सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा का ही भाग है। आकाशगंगा में लाखों तारे हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब आप देखिए, सबसे पहले पृथ्वी, पृथ्वी के बाद सौरमंडल, सौरमंडल भाग है आकाशगंगा का, और बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर निर्माण करती है ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, उसके अंदर सौरमंडल, और सौरमंडल के अंदर है हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। आकाशगंगा क्या है? ये लाखों तारों का समूह है। हमारा सौरमंडल भी इसी आकाशगंगा का भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलती है तब जाकर निर्माण होता है ब्रह्मांड का। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान का अक्षांश जाना जा सकता है। ध्रुव तारे का कोण मापकर हम अपने स्थान के जो अक्षांश है उसे जान सकते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सर के ऊपर नहीं होता, कि सूर्य की जो गति है वो होती है मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में। ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो सूर्य की गति है वो होती है कर्क और मकर रेखा के बीच में। तो इसी वजह से इनसे अलग किसी भी अक्षांश पर सूर्य सर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। जो ध्रुव होते हैं ये उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। इनकी तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। अब आप ये डायग्राम देखिए, ये है हमारी विषुवत रेखा, ये है हमारी कर्क रेखा और ये है हमारी मकर रेखा। विषुवत रेखा के दोनों साइड कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो आपको ये ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, इसे बोला जाता है उष्णकटिबंध क्षेत्र।
कैसा क्षेत्र बोला जाता है? उष्णकटिबंध। ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, अभी आप बस ये देख लीजिए कि इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध बोला जाता है। मकर रेखा और यहाँ पर यह है दक्षिण ध्रुव व्रत। मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोला जाता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत वाले क्षेत्र को बोला जाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तो ये है शीत कटिबंध, ध्यान रखना है आपको, ये शीत कटिबंध है। और ऊपर जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव व्रत से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, ये बोला जाता है शीत कटिबंध। ये है शीतोष्ण कटिबंध और ये है शीत कटिबंध। ध्यान रखना है आपको इस डायग्राम को, एक दो बार आप इसको देख लीजिए तो आपको रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। पहले क्या होता था, जब घड़ी नहीं थी तो जो समय, तो पुराने लोग थे वो समय पता लगाने के लिए तारों का इस्तेमाल करते थे। तारों को देखकर वे समय बता देते थे। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। मान लीजिए ये है ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर। इसमें जो स्थान पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे घूमती है पृथ्वी, तो जो भी स्थान ये ग्रीनविच से पूर्व में होगा, यहाँ होगा, उसका समय आगे होगा, और जो पश्चिम में होगा उसका समय पीछे होगा। नेक्स्ट है जिन देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक है, वहां एक से अधिक समय अपनाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे देश है जिनका देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा है, जैसे रूस, तो वहां एक से अधिक समय अपनाए गए हैं। रूस में 11 समय अपनाए गए हैं, यूएसए में 7 और कनाडा में 6। ध्यान रखना है आपको, एनसीईआरटी में आपका ये दिया हुआ है। कुल हमारे अगर देशांतरों की मैं बात करूं, कुल 360 देशांतर है। कितनी संख्या है देशांतरों की? 360 देशांतर है। अब आप ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये है हमारा मानक याम्योत्तर, भारत का मानक याम्योत्तर। आपसे पूछा जा सकता है भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? ये है 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना है, भारत का जो मानक याम्योत्तर है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियां। चैप्टर 3 है पृथ्वी की गतियां। इसमें 2 पॉइंट है, एक तो घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। घूर्णन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे बोला जाता है घूर्णन, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे बोला जाता है परिक्रमण। ध्यान रखना है दोनों पॉइंट, घूर्णन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और परिक्रमण होता है जब सूर्य के चारों ओर वह चक्कर लगाती है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब आप देखिए इमेज में, कक्षीय समतल क्या है? ये है कक्षीय समतल, पृथ्वी का ये कक्षीय समतल है, और ये 66.5 डिग्री कोण बनाया हुआ है पृथ्वी के अक्ष के साथ में। ये है पृथ्वी का अक्ष, और कक्षीय समतल ने बनाया हुआ है 66.5 डिग्री का इसने कोण बनाया हुआ है। तो वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे बोला जाता है कक्षीय समतल। ध्यान रहेगा आपका, ये है पृथ्वी का कक्षीय समतल। इस इमेज को आप ध्यान रखना। इस पे ये है मकर रेखा, ये है विषुवत व्रत, और यानी कि विषुवत रेखा भी हम कह सकते हैं, और ये है इसकी कर्क रेखा। ठीक है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे कहा जाता है परदीप्ति व्रत। अब आप देखिए इस इमेज में, ये है हमारा सूर्य, ये जो रेखा है
ये विभाजित कर रही है दिन रात को। एक साइड आपको डार्क दिखाई दे रहा है, तो ये जो व्रत है इसे बोला जाता है परदीप्ति व्रत। ये विभाजित करता है दिन और रात को। जो व्रत दिन और रात को विभाजित करता है उसे बोला जाता है परदीप्ति व्रत। आप ज्योग्राफी जब भी आप पढ़े तो इमेज से पढ़िए। इमेज से अगर आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और ये अपने अक्ष पर घूमती है। ये किसने बताया था? ये बताया था आर्यभट्ट ने। पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम 365 दिन ही मानते हैं, बचे हुए 6 घंटे को 4 साल बाद हम एक दिन बना देते हैं। अब देखिए, पृथ्वी जो है वो 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो हम उसमें राउंड ऑफ करके 365 दिन ही काउंट करते हैं। जो 6 घंटे हैं वो 6 घंटे मिलाकर हम हर 4 साल में 24 घंटे बनाकर एक दिन बढ़ा देते हैं और उसे हम ऐड कर देते हैं फरवरी में, जिसे हम बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर जिसे हम बोलते हैं वो होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है और ये हर 4 साल में आता है। ध्यान रखना है आपको। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो हमारी ऋतुएं हैं उनमें परिवर्तन कैसे होता है? सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन आता है तो उस कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब आप इसको देखिए, इस इमेज को। इसमें आपको ये है हमारा सूर्य। इसमें आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है? इसमें आपको ध्यान रखना है ये डेट 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 23 सितंबर और 21 मार्च को ये होता है विषुव। विषुव क्या होता है? विषुव वो होता है 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन सूर्य जो होता है वो होता है विषुवत रेखा पर। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। कौन कौन से दिन? 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, और इसे विषुव बोला जाता है। ध्यान रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? विषुव। और 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर, इसीलिए इसे बोला जाता है उत्तरायंत। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। क्यों होती है ग्रीष्म ऋतु? क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और हमारे यहाँ पर यानी कि इंडिया में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। वही 22 दिसंबर को सूर्य की जो किरणें होती है मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसे बोला जाता है दक्षिणायंत। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में होती है ग्रीष्म ऋतु। ध्यान रखना है आपको, ये जरूर पढ़ना है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। पूरी पृथ्वी पर जब 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 है मानचित्र। इसमें सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक मानचित्र। ये आपको वैसे पता होगा, राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को बोला जाता है राजनीतिक मानचित्र। क्या बोला जाता है? राजनीतिक मानचित्र, यानी कि पॉलिटिकल मैप। जो राज्यों, नगरों, शहरों, ये जो बाउंड्रीज दर्शाता है, आप देख सकते हैं जिसमें बाउंड्रीज दर्शाई जाती है, अलग अलग राज्यों को विभाजित करता है, ये होता है हमारा पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र। और भौतिक मानचित्र होता है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, इन सभी को जो दर्शाते हैं वो होते हैं भौतिक या फिर उचावच मानचित्र। जिन मानचित्र में नदियां, पर्वत, पठार ये सब चीजें दर्शाए जाते हैं वो होते हैं भौतिक मानचित्र, और जिसमें दर्शाई जाती है अलग अलग राज्यों की बाउंड्रीज वगैरह वो होते हैं हमारे राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र को उचावच मानचित्र भी कहते हैं।
जो मानचित्र सड़क, वर्षा, वन, उद्योगों के वितरण को दर्शाते हैं उन्हें बोला जाता है थीमेटिक मानचित्र। जो मानचित्र सड़क, वर्षा, वन, उद्योगों के वितरण को दर्शाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र के 3 घटक है, कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। कौन कौन से घटक है मानचित्र के? दूरी, दिशा और प्रतीक। ये 3 घटक है मानचित्र के। दिक सूचक क्या होता है? दिक सूचक स्थान की दिशा का पता लगाता है। दिक सूचक से क्या पता चलता है? किसी स्थान की, उसमें सुई होती है, किसी स्थान की दिशा का पता चलता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र इसे बोला जाता है खाका। जब छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर रेखाचित्र खींचा जाता है उसे खाका बोला जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास 6 की पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब जैव मंडल क्या है? जैव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं। जहां आदमी रहते हैं, सांस लेते हैं, वो है जैव मंडल, जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। अब 3 वर्ड हैं, एक है लिथोस, एक है एटमोस और एक है ह्यूडर। इनका क्या अर्थ है? लिथोस का मतलब होता है पत्थर, एटमोस का मतलब होता है वाष्प यानी कि भाप, और ह्यूडर का मतलब होता है जल। लिथोस मीन्स पत्थर, एटमोस मीन्स वाष्प और ह्यूडर का मतलब होता है जल। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। क्या है? प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त सबसे गहरा भाग है, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। कितनी गहराई है? 11,022 मीटर इसकी गहराई है और ये विश्व का सबसे गहरा भाग है। सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और सबसे गहरा भाग है मैरियाना गर्त। यह है प्रशांत महासागर में, गहराई है 11,022 मीटर। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग शेरपा 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। कौन सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे? ये थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे और भारत से थे तेंजिंग शेरपा। कब चढ़े थे? ये चढ़े थे 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर। ध्यान रखना है, सबसे पहले व्यक्ति थे ये। जापान की जुंको तिबाई। जापान की जुंको तिबाई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 में माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। विश्व की पहली महिला थी जापान की जुंको तिबाई, लेकिन पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग शेरपा। भारत की पहली महिला 23 मई 1984 को जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो थी बछेंद्री पाल। विश्व की पहली महिला थी जुंको तिबाई और भारत की पहली महिला थी बछेंद्री पाल। ये कब चढ़ी थी? 23 मई 1984 को ये इन्होंने अपना कदम माउंट एवरेस्ट पर रखा था। ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और क्वेश्चन आपके इन्हीं से बनते हैं। अंटार्कटिका में भारत के शोध संस्थान हैं, कौन कौन से है वे? एक है मैत्री। कौन कौन से शोध संस्थान है अंटार्कटिका में? मैत्री है और दक्षिण गंगोत्री। ये 2 शोध संस्थान भारत के अंटार्कटिका में है और देशों के भी शोध संस्थान अंटार्कटिका में है, क्योंकि अंटार्कटिका में जीवन नहीं है, कोई लोग नहीं रहते, यहाँ देशों की शोध संस्थान बने हुए हैं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, कौन कौन सी? तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। ये पॉइंट्स आपको मैं पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां क्या क्या है? तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। अब देखते हैं 5 बड़े महासागरों को, बड़े से छोटे के क्रम में हम देखेंगे। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, उससे छोटा हिंद महासागर, फिर है दक्षिण महासागर और उससे छोटा है आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, इसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये इसकी जो आकार है वो है वृत्ताकार
और ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर एस अक्षर के आकार का है, जैसे हम इंग्लिश में एस बनाते हैं इस तरह से इस आकार का है अटलांटिक महासागर। और व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे ज्यादा व्यापार इसी महासागर के थ्रू होता है। तो व्यापार की दृष्टि से सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर त्रिभुजाकार है और एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। हिंद महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। दक्षिणी महासागर है और उसके बाद आर्कटिक महासागर जो है ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बोला जाता है बेरिंग जल संधि। क्या बोला जाता है? बेरिंग जल संधि इसको बोला जाता है। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक भाग संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट्स भी आपको महासागरों के बारे में ध्यान रखने हैं। अब मैप में देखिए आप महासागर, ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, मैंने अभी आपको बताया है सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कैसा इसकी आकार है? एस अक्षर के आकार का है, आप देख सकते हैं इस तरह का आकार इसका है। हिंद महासागर, हिंद महासागर है त्रिभुज आकार में। हिंद महासागर, यहाँ ये सब हिंद महासागर ऐसे फैला हुआ है। उसके बाद दक्षिण महासागर, यह है दक्षिण महासागर। और इसके बाद है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर है ऊपर की साइड, यह है इधर आर्कटिक महासागर। तो ये है 5 महासागर, आपको इनके बड़े से छोटे के क्रम में याद रखने हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर, उसके बाद है आर्कटिक महासागर। अब ये महासागर आपने देख लिया। आर्कटिक महासागर पिछली वाली इमेज में आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, तो यह है आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर हम देख चुके, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के ऊपर फैला हुआ है और आर्कटिक महासागर एशिया ऊपर है, यूरोप के ऊपर। तो अब इस मैप में हम कुछ थोड़ा सा पॉइंट्स देखते हैं, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका में ये एक पर्वत माउंटेन रेंज दी हुई है। कौन सी माउंटेन रेंज है? एंडीज। एंडीज पर्वत है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ध्यान रखना है। और अमेजन नदी भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही बहती है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की अगर मैं बात करूं, इसमें है रॉकी पर्वत। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है और एप्लेशियन पर्वत है। रॉकी पर्वत और एप्लेशियन पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। यूरोप और एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर बना हुआ है यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया को अलग करता है। इसके बाद जो दक्षिणी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, ध्यान रखना है, ये भी नील नदी भी दक्षिणी अफ्रीका में बहती है और एटलस माउंटेन है। और नीचे की तरफ दक्षिणी अफ्रीका में है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। नीचे की तरफ है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिणी अफ्रीका में। भारत में आपको पता है हिमालय पर्वत है और ऊपर की साइड ये तिब्बत का पठार है। ऑस्ट्रेलिया में है, अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखिए, इसमें है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें बहुत छोटे से हिस्से पर ही लोग रहते हैं, ज्यादा जो हिस्सा है वो रेगिस्तानी हिस्सा है। तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस मैप को आपको पूरे को ध्यान रखना है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। एक बार और मैं रिवाइज करा देती हूँ। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और एप्लेशियन पर्वत है, यूरोप की और एशिया की बाउंड्री पर है यूराल पर्वत, और दक्षिण अफ्रीका में एटलस पर्वत है और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। इस मैप को आपको बिल्कुल याद रखना है और देख कर जाना है अपने एग्जाम में। देखते हैं वायुमंडल की परतों को। वायुमंडल की जो परत है मैं उनकी कंप्लीट डिटेल में उसको डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको वायुमंडल की परतों का कंप्लीट डिटेल चाहिए तो उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कंप्लीट एक एक पॉइंट मैंने उसमें इंक्लूड किया हुआ है।
तो वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे, क्रम देखेंगे हमारी जो वायुमंडल की परत है उनका। सबसे नीचे है हमारा क्षोभ मंडल। सबसे नीचे कौन सी परत है? क्षोभ मंडल। इसके ऊपर है समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद है ताप मंडल और सबसे बाह्य परत है हमारी बाह्य मंडल। कौन कौन सी परत है हमारी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। परत की आप वीडियो देख सकते हैं, जो वायुमंडल की परतें हैं उसकी वीडियो अलग से बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसको अपना रेडी कर लीजिए। देखते हैं जल संधि और स्थल संधि क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे जल संधि। पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशि और समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये आप देखिए एरो में, यहाँ है जल संधि। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। कौन सी जल संधि भारत श्रीलंका के बीच है? तो मैं आपको बता देती हूँ, वो है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। स्थल संधि क्या होती है? स्थल संधि स्थल का संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थल भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इस स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, तो ये स्थल का भाग है। स्थल संधि और जल संधि में क्या डिफरेंस है? स्थल संधि में स्थल से जुड़ा होता है और जल संधि में संक्रिय जल से संक्रिय जल का भाग दो बड़े समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को बोला जाता है अपरदन। अपरदन क्या होता है? जब पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाती है उसे बोला जाता है अपरदन। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है जिन्हें हम हिमानी बोलते हैं। कुछ पर्वतों पर जो बर्फ की नदियां जमी होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं हम हिमानी। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वलित पर्वत, ब्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, ब्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय और जो आल्पस है ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। हिमालय और आल्पस वलित पर्वत के उदाहरण हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली जो श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका के एप्लेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। अभी हमने देखा है उत्तरी अमेरिका में एप्लेशियन और रूस में कौन से पर्वत पाए जाते हैं? यूराल पर्वत। ये भी वलित पर्वतों के ही उदाहरण हैं। अब एक पॉइंट है, प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत। प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत है हवाई द्वीप पर। मोनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, एवरेस्ट शिखर से भी अधिक। जो प्रशांत महासागर है उसमें स्थित है मोनाकी पर्वत। ये समुद्र तल से नीचे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसे उत्खंड यानी कि हस्ट या फिर नीचे धसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश या फिर हम इसे गैबोन भी बोलते हैं। अब आप इमेज में देखिए, जब कोई पर्वत टूट जाता है एक ऊपर उठा हुआ भाग रह जाता है और एक भाग नीचे धस जाता है। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे उत्खंड या फिर इसे हम हर्स्ट भी बोलते हैं और जो नीचे धस जाता है इसे बोलते हैं हम द्रोणिका भ्रंश या फिर इसे ग्राबेन भी बोला जाता है। ध्यान रखना है, दोनों नाम इसके हर्स्ट और ग्राबन भी आपको ध्यान रखना है। उत्खंड और द्रोणिका भ्रंश भी आपको इसमें याद रखना है। यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत इस तरह के भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं। कौन कौन से? राइन घाटी और वासजेस पर्वत भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत जो है वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनता है? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका का और जापान का फ्यूजियामा है, ये ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं।
अब बात करते हैं पठार की। पठार क्या होते हैं? पठार ऊपर उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। तिब्बत का पठार आपको पता होगा, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इसमें खनिजों की प्रचुरता होती है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं हमारे लिए क्योंकि पठारों में खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अफ्रीका का पठार सोने एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। पठार हमारे लिए बहुत उपयोगी है, खनिज वगैरह इनसे हमें मिलते हैं। अफ्रीका का जो पठार है वो सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब एक पॉइंट है, स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात। ये दिया हुआ था, मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। स्वर्ण रेखा पर कौन सा जलप्रपात है? स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, हमारा देश भारत। इसमें हम भारत के बारे में देखते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है हमारे देश का? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है 3200 किलोमीटर। यहाँ उत्तर में कश्मीर से लेकर और नीचे कन्याकुमारी तक अगर इस विस्तार की बात करें तो ये कितना किलोमीटर विस्तार है? ये है 3200, राउंड ऑफ करके 3200 वैसे है 3214 किलोमीटर है। अगर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार देखें, राउंड ऑफ करके 2900 हम कह सकते हैं, लेकिन इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है वो है 3214 किलोमीटर। ध्यान रखना है आपको विस्तार भी। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी देशांतर। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और हमारे देश में ये भी ध्यान रखना है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगर बात करें पश्चिम से पूर्व की तो पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है भारत का। और ये मैंने आपको बताया था भारत का जो मानक याम्योत्तर है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका भारत का मानक याम्योत्तर है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट है भारत की जो सीमाएं हैं वो स्थलीय सीमाएं 7 देशों से लगती है। भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से लगती है। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और एक है चाइना या तिब्बत। 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमाएं लगती है। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप स्थल का वो भाग होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। अब ये भाग है, इसे हम प्रायद्वीप या भारत कहते हैं। ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इस भाग को बोले जाते हैं प्रायद्वीप। जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे बोला जाता है प्रायद्वीप। अब देखते हैं भौतिक विभाजन भारत का। हिमालय जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, हिम प्लस आल्य। इसका मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। आप इमेज में देख सकते हैं ये 3 श्रृंखलाएं हैं। इन 3 श्रृंखलाओं में हिमालय को बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को व्रत हिमालय या फिर हिमाद्री बोला जाता है। जो ये सबसे उत्तर में श्रृंखला है इसे बोला जाता है व्रत हिमालय या फिर इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचे शिखर है। जितने भी सबसे ऊंचे शिखर है, माउंट एवरेस्ट या कोई भी मैकालू, जितने भी ऊंचे शिखर है वो सब व्रत हिमालय में है। मध्य हिमालय और हिमाद्री इसके दक्षिण में स्थित है। इसके दक्षिण में स्थित है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में स्थित है।
शिवालिक हिमालय ये सबसे दक्षिणी हिमालय है। तो जो हिमालय है ये 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वृत हिमालय, मध्य हिमालय और फिर है शिवालिक हिमालय। ये है भारत के हिमालय पर्वत विभाजन। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। आप इमेज में देखिए, इसमें हिमालय को जो दक्षिण भाग है ये है भारत का उत्तरी मैदान। इसमें नदियां बहती है, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से जो हमारी कृषि है वो बहुत अच्छी होती है। यह है भारत का उत्तरी मैदान और सबसे उपजाऊ क्षेत्र है ये। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यहाँ है भारत का मरुस्थल, पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। यहाँ ये है प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय पठार के दोनों सिरों पर यह है तटीय मैदान। ये पश्चिम तटीय मैदान है और इधर की साइड है पूर्वी तटीय मैदान। तो ये भौतिक विभाजन है भारत का। अब एक पॉइंट है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वो भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जब नदी बहती हुई किसी भी सागर या महासागर में गिरती है, उसके मुहाने पर जो बनती है आकृति त्रिभुजाकार, उसे बोला जाता है डेल्टा। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी 6th क्लास की ज्योग्राफी का, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसमें पहले देखेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून या फिर वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में जो पवन है वो बंगाल की खाड़ी से तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, नमी लाती है अपने साथ। और जब ये ऊपर हिमालय पर्वत के यहाँ पहाड़ों से टकराती है तो उस समय बारिश होती है। मानसून के लौटने का समय क्या होता है, या इसे हम शरद ऋतु बोलते हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। देखा आपने, जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। पहले दक्षिण पश्चिम मानसून में जो पवन की डायरेक्शन थी वो बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर से स्थल की ओर थी, और इस बार स्थल से ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। मानसून के लौटने का ये समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो लौटता मानसून है वो कहाँ वर्षा करता है, तो पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इससे वर्षा होती है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जो जलवायु है इसे मानसूनी जलवायु बोला जाता है। जलवायु क्या होता है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा है उसे बोला जाता है जलवायु। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु बोला जाता है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। किसी स्थान की जो जलवायु है उसकी स्थिति पर, ऊंचाई पर और समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। मानसून जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है मौसम, उससे लिया गया है मानसून। इसका अर्थ होता है मौसम। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है, इसका अर्थ होता है मौसम। भारत की जो स्थिति है वो उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा इसमें मानसूनी पवनों से होती है। भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए अधिकतर वर्षा जो है वो मानसूनी पवनों से होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिनराम में होती है। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, यह है मेघालय में स्थित मासिनराम। सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पर। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है।
भारत की जो वनस्पतियां हैं उन्हें 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन। 5 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है भारत की वनस्पतियों को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा अधिक होती है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जहां वर्षा अधिक होती है वहां पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलते हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और इन्हें सदाबहार वन भी बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ये अलग अलग समय में, ये एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, अलग अलग समय में पत्तियां गिराते हैं और इन्हें सदाबहार वन भी बोला जाता है। इसमें प्रमुख वृक्ष है महोगनी, एबोनी और रोजवुड। कौन कौन से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है प्रमुख? महोगनी, एबोनी और रोजवुड। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। ये वन कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो वन होते हैं ये एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इनमें मुख्य वन है साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम। ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं, घने कम होते हैं और एक निश्चित समय पर अपनी पत्ती गिराते हैं। नेक्स्ट है कंटीली झाड़ियां। इस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। कंटीली झाड़ियां जो है ये शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी जो पत्ती होती है उसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं। वो तो नाम से ही इसका पता चल रहा है, कंटीली झाड़ियां। इसमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? इसमें कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, इसमें ये मुख्य वृक्ष है। इन्हें पानी की कम जरूरत पड़ती है इन वृक्षों को। और भारत में राजस्थान के इलाके में इस तरह के वृक्ष आपको खूब देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति में पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आ जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का जो आकार है वो शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन्हें पर्वतीय वन में कौन कौन से मुख्य वृक्ष है? इसमें है चीड़, पाइन और देवदार। आपने देखे होंगे ये शंकुधारी वन में चीड़, पाइन और देवदार मुख्य है। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन ये खारे पानी में भी रह सकते हैं। मुख्यतः पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा। जो सुंदरबन डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, वहां सुंदरी नाम के बहुत सारे वन पाए जाते हैं। उन्हीं वनों के नाम पर इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा था। तो ये मैंग्रोव वन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ होती है आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी कंप्लीट। 7th और 8th क्लास की ज्योग्राफी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अगर पूरा 7th 8th का मैं इसी में दूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे। 6th 7th 8th की मैं पॉलिटी का मैराथन आपको दे चुकी हूँ। हिस्ट्री की वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए सीडीपी का मैराथन मैं आपको करा चुकी हूँ, मैराथन क्लास उसकी। और सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस की मैराथन क्लास भी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आपने वे वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। यदि आपको सीटेट के लिए नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।